नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द ऐसा लग रहा है कि चक्रव्यूह रचा जा रहा है, बहुत बुरे लेवल पे। कम से कम 3 से 4 ऐसे मॉड्यूल्स पकड़े गए हैं। उससे पहले हमने शायद एक का हल्का फुल्का जिक्र किया था, पर आज पूरा भांडाफोड़ होने वाला है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द सिचुएशन इज गेटिंग ग्रिम एंड ग्रिमर। बहुत टेंस सिचुएशन होती जा रही है लॉ एजेंसीज के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, आई वुड से रॉ के लिए भी, बिकॉज दे आल्सो हैव टू लुक क्लूज एंड इंटेलिजेंस। ओवर टू यू सर। Thank you, Gayatri ji. Good afternoon. Indeed, it is a very serious and a grim situation, and grim situations require a strategic and a very critical for after an action thereafter. The arrest and apprehension is just the beginning. Till now, we have been अभी तक हम लोग केवल सामान्य गतिविधियों के ऊपर सामान्य कार्रवाई करते थे। ये असाधारण स्थितियां, इनके ऊपर असाधारण कार्रवाई होने की आवश्यकता है। ये संतोष का विषय है कि कुछ जगह यूएपीए लगा है, लेकिन अब वो पर्याप्त नहीं है। अब ये देखना होगा कि अगर ये कश्मीर से पकड़े जाएं तो इन्हें दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में पकड़े जाएं तो इन्हें कश्मीर में, और बंगाल से पकड़े जाएं तो राजस्थान में, राजस्थान से पकड़े जाएं तो आसाम में। और इसके साथ ही इन चरमपंथियों की सारी सुविधाएं बंद करने के उद्देश्य से, अलग से उस पर हम बाद में शो में बात करेंगे, लेकिन पहले जो एक सुनामी आई है चरमपंथी गतिविधियों की, हम जरा उसके ऊपर संक्षेप में चर्चा कर लें। नंबर एक, अगर हम पहले देखें तो एक लड़का 19 साल का जीशान पकड़ा गया है आंध्र प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस के द्वारा। ये आईएसआईएस का एक्टिविस्ट है, ये हैंडलर भी है और प्रोपेगेंडा मैनेजर है। जोधपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जोधपुर से गिरफ्तारी के बाद अगर आप देखें कि इसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, रेडिकलाइजेशन थ्रू एनक्रिप्टेड एप्स, इसके साथ ही इसके द्वारा जो है 12 एक्यूज और जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं। एक दो नहीं, 1 दर्जन। तो 1 दर्जन जब आपके ये एक्यूज गिरफ्तार किए गए हैं, तो जो वाइडर आपका जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, आप स्वयं समझ सकती हैं कि ये आईएसआईएस और एक्यूआईएस ऑल ओवर इंडिया ये एस्टेब्लिश करना चाहते थे, लिंकेजेस करना चाहते थे। सवाल ये उठता है कि 19 साल के एक जोधपुर के लड़के के पास इतनी जानकारी, इतनी काबिलियत, इतना मोटिवेशन कहां से आया? जानकारी ओवरसीज हैंडलर्स, धन आईएसआई, और मोटिवेशन जिहादी साहित्य। तो जिहादी साहित्य अगर आ गया, पहले तो मैं बधाई दूंगा कि ये गिरफ्तार हो गए आंध्र प्रदेश और राजस्थान पुलिस के संयुक्त वो ऑपरेशन से, कि ये बरामद हो गए। लेकिन अब जब सबसे बड़ी चीज जिस मैंने कहा कि इमरजेंसी एंड सच नेशन थ्रेटनिंग situations require an absolutely drastic and a no nonsense approach. And in that no nonsense approach, thorough interrogation, follow up, and more than UAPA. UAPA से कहीं ज्यादा सजा इनके हकदार हैं, क्योंकि ये वो रक्त बीज है। अगर आपने देखा 19 साल का जीशान अभी पकड़ा गया है और अभी इसका जिहादी लिटरेचर है। मान लीजिए इसकी उम्र 70 साल तक जाती है, तब तक तो ये पता नहीं और क्या क्या गुल खिलाएगा। मैं ये चाहूंगा इनको अगर देख ले, 1-2 साल के इनके अगर ये नहीं सुधरते हैं, जिसकी की संभावना नगण्य है। मैं ये नहीं कहूंगा संभावना 1% है, मैं कहूंगा संभावना नगण्य है। और इसके पहले भी जब हम आएंगे अगले वाले आपके पॉइंट के ऊपर, जो दिल्ली ने पेन पिस्टल बरामद की है या और हथियार बरामद किए हैं, उसमें आप देखिएगा पहले के भी सजायाबी रहे हैं, और पहले के जो सजायाबी रहे हैं वो 18 साल से चरमपंथियों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। जब 18 साल से सप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या सो रहे थे? अब हम आते हैं अगले जीशान के बाद दिल्ली पुलिस की बहुत अभूतपूर्व और बहुत ही अच्छी कामयाबी को लेकर के। और वो कामयाबी क्या है? वो कामयाबी ये है कि ऐसे हथियार बरामद किए दिल्ली पुलिस ने जिसकी की मतलब मिसाल ही कम है। और इनकी गिरफ्तारी के बारे में बहुत सारी चीजें और मैं देना चाहूंगा, क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि इनके नाम नहीं खोले गए थे। नाम क्यों नहीं खोले? मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर नाम बताने में किसको छुपा रहे हैं आप? हर चीज पब्लिक डोमेन में है। जब पब्लिक डोमेन में है तो उसको बताने में क्या नुकसान था? लेकिन किन कारणों से ये नाम नहीं खुलासे किए गए? तो इनका नाम आपके छुपाने से, किसी के छुपाने से तो छुपेगा नहीं। नाम मैं आपको बताऊंगा आज। मेरा टैंगल हम लोग बाद में कर लें, पहले दिल्ली पुलिस वाला कर लें जो कुछ दिन पहले हुआ था। उसमें अगर आप देखिएगा कि अभी आप देख ही रही थी कि सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ ऑल सीसीटीवीज वगैरह के एमएचए ने आदेश किया था। अब दिल्ली पुलिस ने एक अंतरराष्ट्रीय, ये अंतर प्रांतीय नहीं है, इंटरस्टेट नहीं है, इंटरनेशनल है,
और जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल 3 देश इसमें शामिल हैं। गिरफ्तारी की संख्या 10। मैं पहले नाम पढ़ के तो सुना दूं, मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे ये नाम मिले हैं। राहिल उम्र 37 साल, हासिम उम्र 45 साल, साइन उम्र 24 साल, सोनू गुप्ता 31 साल, घनश्याम शर्मा 26, वसीम मलिक, निशांत अरोरा 34, नवाब 31, मोहम्मद नौमान 32, मोहम्मद नौशाद 37। तो प्रोफाइल बिल्कुल साफ हो गया है। अब बाकी के नाम जो इनके नॉन मुस्लिम नाम हैं वो असली के नकली बात दूसरी है। लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है कि हर कोई किसी चीज से हमें आश्चर्य और अचंभा नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसमें देख लें कि जिस तरीके के जो प्रकाश में लोग आ रहे हैं, इनकी वल्दियत सुकूनत के नाम, ये कोई इसमें मोहम्मद नौमान जो है ये सिम कार्ड वेंडर है अजमेरी गेट पे। ये मोहम्मद नौशाद 37 साल, ये स्मगलिंग का काम नेपाल से करते थे, हथियार लाते थे। और निशांत अरोड़ा जो है बैड कैरेक्टर फ्रॉम गीता कॉलोनी। घनश्याम शर्मा शहादरे से पकड़े गए। और सोनू गुप्ता, मैं इन्हीं के ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं कि हथियार नाजायज ये रिसीव करते थे। तो सबके नाम मैंने आपको बता दिए, जिससे कि इनकी प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी है कि वो हो जाए। खैर, प्रोफाइलिंग तब हो गई अब आपकी। अब हम आगे कैसे करें इसमें? अब आगे इसका तरीका यही है कि जब आप इनके बैकग्राउंड को और इनके हथियार, ये हथियार को थे कट्टे वट्टे नहीं थे, इन हथियारों का प्रकार जब आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल, मैं समझता हूं आप और आपके श्रोता स्तब्ध रह जाएंगे इनके हथियारों का प्रकार देख करके। अब चलते हैं हथियारों के प्रकार को लेकर के। 21 हथियार तब तक मिल चुके थे, जिसमें सब मशीन गन, ऑटोमेटिक हथियार और सेमी ऑटोमेटिक, और 200 कारतूस। और इसमें जो प्रकाश में चेकोस्लोवाकिया से बने हुए, बरेटा इटली के बने हुए, वॉल्थर जर्मनी का, टॉरस ब्राजील का बना हुआ, और PX3 पिस्टल चाइना की बनी हुई, और एक और जो पिस्टल है जो बड़ी पावरफुल होती है वो PX 5.7 स्ट्वैगर पिस्टल जो टर्की की बनी हुई होती है। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड, किसी भी हथियार की कीमत 30 लाख से कम की नहीं है। अब आप ये समझें कि दिल्ली ऐसे हमारे और NCR में और राजधानी में इस तरीके के हथियारों का होना, आप क्या नहीं समझती कि जनजीवन पूरी तरीके से ये असुरक्षित करने का इनके अंदर सामर्थ्य था? 21 हथियार और हथियारों की पेडिग्री ये, और सीधे ये नेपाल के जरिए। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से 771 किलोमीटर, और पूरे भारत की अगर इंडो नेपाल लगाएं तो लगभग 1200 किलोमीटर से ऊपर ही होगी, 1400 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये करते थे, और ये बताया जाता है दिल्ली की वॉल सिटी के अंदर से ये ऑपरेट करते थे, लेकिन जो स्पेशल फोर्सेस हथियार इस्तेमाल करते हैं, अगर वो हथियार इनके पास हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो मैं फिर ये कहूंगा गहराई से पूछताछ। गहराई से पूछताछ, कब तक सक्रिय थे, इनकी फाइनेंसिंग कहां से होती थी, और ये किसके लिए आप लाए थे? क्योंकि इसमें पुराने शातिर सजा याफ्ता भी अपराधी हैं। तो इसलिए ये जरूरी है गायत्री जी कि ये भी देखना होगा कि ये आखिर इनका उद्देश्य कहां से था, इनकी माली हालात क्या थे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी माली हालात खराब हो। कोई सिम कार्ड वेंडर है, कोई बैड कैरेक्टर है, गीता कॉलोनी शहादरे में, जाहिर है जब दिल्ली में रह रहे हो और इस कॉलोनी से तुम पकड़े जा रहे हो, बैड कैरेक्टर हो, तो इसमें बहुत माली हालात और अच्छी होगी, गहरी जेबें होंगी, और ये समझा जा सकता है कि तुमने इसके पहले भी बहुत कई खेपे ला करके यहां खपाई होंगी। तो पहले जो खेपे लाए थे उनको कहां कहां खपाया है, उसके बारे में जरा चर्चा कर लें हम लोग। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद एक और चौंकाने वाला एक सिलसिला पाई। अभी तो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, राजस्थान की, जरा कश्मीर की तरफ चला जाए। कश्मीर में अगर आप देखिएगा तो कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, शोपियां और गंदेरबान से गिरफ्तारियां की हैं। और वहां पर अगर आप देखिएगा कि ये लश्कर तैयबा से इनका लिंक है, रिक्रूटमेंट मॉड्यूल है, और रिक्रूटमेंट करने का इनका एक बहुत ही पुख्ता इनका एक मॉड्यूल था। और इन्होंने, जो कश्मीर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया कि कोर्ट से एडवांस में ऑर्डर ले करके उसके बाद सर्चेस की। और UAPA के अंतर्गत जब ये पता लगा कि क्रॉस बॉर्डर इनके ऊपर ट्रेनिंग थी, नेटवर्क बांग्लादेश तक जाता है इनका, और आप समझ सकती हैं कि पूरे बांग्लादेश तक जा रहा है, तो पूरे कश्मीर में तो इनका नेटवर्क फैला ही था।
इसमें से कुछ लोग पाकिस्तान जाकर के ट्रेनिंग लेना चाहते थे। ट्रेनिंग किस बात की लेना चाहते थे? केवल जिहादी साहित्य की नहीं, एरिया डोमिनेशन वेपन्स की ट्रेनिंग लेना चाहते थे, जिसमें थे AK-47 जनरल पर्पस मशीन गन, जिसको GPMG भी हम कहते हैं, LMG कहते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स के साथ IED ब्लास्ट। क्या और यहाँ पे इसमें जो पूरी अटैक करने की तैयारी थी क्या सर? जाहिर रॉकेट है, लॉन्च? नरसंहार, सामूहिक हत्याकांड, जो दुर्दिन हमने पहले देखे थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, उसको रिवाइव करने की। ये हथियार जो है, ये जनरल पर्पस के नहीं है, ये एक आदमी की किलिंग के लिए नहीं है, ये नरसंहार के लिए है, मास किलिंग के लिए है। AK-47, GPMG, रॉकेट लॉन्चर, IED और लाइट मशीन गन। इनके जो कर्ता धर्ता थे, जो जो पकड़े गए, वो शब्बीर अहमद लोन और इनका एक था इरफान अहमद वानी, जो अरेस्ट हुआ है। वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से टच था। इसको ध्यान रखिएगा, इरफान अहमद वानी जो है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी टच में था। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और इस तरीके की चीजें जो कि डिजिटल थे, और लैपटॉप्स आदि। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और इस तरीके के एनक्रिप्टेड ऐप से जिहादी साहित्य का प्रचार प्रसार, उस चीज में ये आदमी बहुत माहिर था। कौन? इरफान अहमद वानी। और इनके जो गुरु जी हैं, उनका नाम है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये है ओसामा बिन लादेन सर। उसामा बिन लादेन। तो खैर है ये, लेकिन जो कश्मीर कनेक्शन है, उनका क्या नाम है? शब्बीर अहमद लोन। शब्बीर अहमद लोन। तो शब्बीर अहमद लोन के जो शिष्य हैं, ये है इरफान अहमद वानी। अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से ये टच में है, वहीं से साहित्य आता है, साहित्य के साथ साथ इनका पूरा संपर्क था। अब कश्मीर को आपने स्टडी कर लिया, कश्मीर में आपको ये इनका इंतजाम था, AK-47, GPMG रॉकेट लॉन्चर। दिल्ली में ऑलरेडी 21 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आपके आ चुके थे, जो पकड़े गए हैं। और जो पकड़े गए हैं, वो 11 पकड़े गए हैं। वो भी अधिकांश इसमें जो थे कुप्रभावित थे उसामा बिन लादेन और आसमानी किताब से, अधिकांश वही थे। आपने राजस्थान से जीशान को पकड़ा, आपने राजस्थान से जीशान को पकड़ा। अब एक मॉड्यूल और आप उसको देखिएगा कि जिसके बारे में बताया जाता है कि उसमें भी 12-14 लोग पकड़े गए हैं। तो वो चीज देखने वाली है। आंध्र प्रदेश सर, आंध्रा से भी ISIS का पूरा 12 लोगों का मॉड्यूल पकड़ा गया। मॉड्यूल पकड़ा गया है जी। तो अब इसको अगर आप देखें, तो इसमें इसको हल्के में मत लीजिए। ये उसामा बिन लादेन की शिक्षा के उपरांत ये लोग भी जो पकड़े गए थे। अच्छा हाँ, अभी मेरठ एंगल तो हमने बताया ही नहीं आपको। ये दिल्ली पुलिस ने अभी एक और गैंग पकड़ा है, बड़ा शातिर दिमाग का। एक आदमी पकड़ा दिल्ली से, और उसके बाद ये मेरठ जाकर के जब उन्होंने पकड़ा, तो एक वहां पर फारूक नाम का एक आदमी था, और ये पेन पिस्टल इनसे बरामद हुई। पेन पिस्टल आप समझ सकती हैं कि शक्ल बिल्कुल फाउंटेन पेन की तरह थी। और करीब 25-30 आपकी बरामदगी हुई, पहले दिल्ली में हुई करीब 5-7, उसके बाद पूछताछ के बाद ये मेरठ गए। वहां पे पूरी हथियार की फैक्ट्री बनाने का पूरा इंतजाम था इन लोगों का। हथियार की फैक्ट्री जो थी, उसमें लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीनें और नाल में ग्रूव काटने का इंतजाम करने के लिए। अब पेन पिस्टल ऐसी होती है कि सामान्यतः उसका डिटेक्शन नहीं होता, कि पेन की तरह होती है, एक फायरिंग होती है। लेकिन इसमें बताते हैं कि मैगजीन थी, इसका मतलब मल्टीपल फायर करने का भी इंतजाम था इसमें। लेकिन ये भूल गए कि ये जो आदमी जो पकड़ा गया है फारूक मेरठ से, ये 18 साल पहले भी ये पकड़ा जा चुका था, और ये NIA का मुलजिम रहा है, और खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई करने में पहले भी जेल जा चुका था। और किसमें? UAPA में। तो मेरा एक और परामर्श होगा आपके चैनल के माध्यम, कि UAPA में जो गिरफ्तार होता है, चाहे जमानत पे आए चाहे एक्विटल पे आए, तो पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि निरंतर पूछताछ होती रहती है। निरंतर पूछताछ होने के बाद उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है। पहले तो छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गए तो हिस्ट्री शीट पे रहना चाहिए। लेकिन UAPA का मुलजिम छूट जाए और पेन पिस्टल मैन्युफैक्चर करे और नेटवर्क तैयार करके दिल्ली तक उसको उसका क्रय विक्रय कराए और अपना धंधा चलाए, ये चीज अत्यंत आपत्तिजनक है और हमारी शिथिलता का द्योतक है। तो गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये फारूक के ऊपर हमें और कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। और जो इस्तेमाल करते हैं उनको भी मैं बता दूं
कि जो बंदूक की नाल बनती है वो एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी के बस का नहीं कि बंदूक की नाल तैयार कर दे। बंदूक की नाल एक कैलिब्रेशन होता है और उसके अंदर के जो ग्रूव्स काटे जाते हैं वो एक बहुत इलेबोरेट मशीनिंग से होती है। अगर आपको काम नहीं आता, जो कि मैंने जीवन में देखा है कि जो लोहार, और जैसे ये फारूक है लोहार, बना तो देंगे लेकिन गोली चलाएंगे अगर कहीं तो जाएगी कहीं। इसको कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मारेंगे सीधे, वो चली जाएगी दाएं बाएं, और हो सकता है कि आपके अब्बा या भाईजान को लग जाए, क्योंकि ये चीज कंट्री मेड है। स्ट्राइएशंस में ये नहीं कि गोली स्पिन खा करके सीधे निशाने पे जाए, गोली दाएं बाएं जाएगी, और इसी में धोखे कई हुए हैं, क्योंकि हमने व्यक्तिगत ये देखा है कि इस तरीके के लोहारों द्वारा बनाई गई कंट्री मेड पिस्टल्स देखने में तो बड़ी खूबसूरत होती है। असली नकली में फर्क करना भी मुश्किल होता है, लेकिन चलाने के वक्त या तो नाल फट जाती, चलाने वाला ही मर जाता है, घायल हो जाता है, या मारेगा मान लीजिए ए को लग जाएगी बी को, क्योंकि उसका पता नहीं लगता कि गोली कहां जाएगी। तो गायत्री जी, अब मैं बता रहा हूं आपको, अभी तक हम बात कर रहे थे आंध्र प्रदेश, जोधपुर और कश्मीर, अब आ गया मेरठ। और इन तमाम चीजों के बाद गायत्री जी आप समझ सकती हैं कि इसके बाद आप समझ सकती हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और इस भयावह स्थिति के लिए आपको मैं समझता हूं, जिससे पहले हम लोगों ने प्रारंभिक चर्चा में कहा था कि इस तरीके की भयावह स्थिति में एक्स्ट्रॉर्डनरी अरेंजमेंट्स करने होंगे। अरेस्ट के, इंटेलिजेंस करेक्शन के, फॉलो अप के। अरेस्ट के साथ साथ इनको कहां पे रखें? मेरठ वाले को मेरठ जेल में नहीं, दिल्ली वाले को दिल्ली जेल में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनका ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, और ये कम से कम जब जाएं तो 10 साल से कम पे न जाएं। जैसे अमेरिका का पेट्रियट्स एक्ट है, हमें इतने कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपने देखा कि विगत 7-8 दिन में, ये अगर पूरा घटनाक्रम आप ले लें, इसमें कोई भी चीज 7 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होगी, बल्कि 7 दिन से कम ही की होगी। सब ताजी घटनाएं, और इतनी बड़ी बरामदगी और इतनी गिरफ्तारियां अगर 7 दिन में, और देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में से आ रही हैं, तो आप समझ सकती हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। अब हम तो ये आते हैं। सारा सर, जी जी, जी आप बताएं। सर, ये सारा दिल्ली के आसपास हो रहा है। देखिए ना, हमने दिल्ली का कवर किया था, गाजियाबाद कवर किया, मेरठ कवर किया, राजस्थान वही दिल्ली के आसपास का एरिया जहाँ पे ये अरेस्ट हुए हैं। कश्मीर अगेन दिल्ली के लिए, आंध्रा थोड़ा सा दूर पड़ गया बेचारा, अलग थलग, बाकी सारा दिल्ली के आसपास ही है। ऐसा लग रहा है जैसे आंध्रा ने दिल्ली को धावा बोलने आंध्रा के ने लिए। भी असर काफी कसर पूरी कर दी है। और अभी जो आंध्रा की आप बात कर रही थी, 12 आतंकियों की पहचान जो की गई है, जो इंटर स्टेट ऑपरेशन अभी चलाए गए थे, जिसमें अलकायदा के फॉलोअर्स और आईएसआई अलकायदा से जुड़े जो आतंकी मॉड्यूल्स थे, तो उसमें गायत्री जी जो नाम प्रकाश में आए हैं, पहले उन पे जरा गौर फरमाएं। मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, आंध्र प्रदेश। मिर्जा सुहेल बेग, आंध्र प्रदेश। आपने आंध्र प्रदेश का नाम जरा जल्दी ले लिया था। मोहम्मद दानिश, आंध्र प्रदेश। शदमान दिलकुश, बिहार। अजमन उल्ला खान, बिहार। लकी अहमद, दिल्ली। मीर आसिफ अली, पश्चिम बंगाल। जीशान, राजस्थान। अब्दुल सलाम, कर्नाटक। शाहरुख खान, महाराष्ट्र। शियाक पियाज उर रहमान, महाराष्ट्र। सईदा बेगम, तेलंगाना। अब आप समझ सकती हैं कि तेलंगाना से लेके बेंगलुरु तक, बेंगलुरु से लेके महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, बिहार से लेके बंगाल तक। तो ये जो जहर है, ये एनसीआर, कश्मीर और राजस्थानी तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। इस एक चीज ने, जो इंटरस्टेट अलकायदा का गैंग था, आपके कितने स्टेट्स गिना दिए? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। 6 स्टेट तो मैंने ये भी गिना दिए। इसीलिए मेरा निवेदन होगा भारत सरकार से कि जैसे अमेरिका का पेट्रियट्स एक्ट है, उसी से ज्यादा, बल्कि उससे भी ज्यादा कठोर, क्योंकि इतनी भयावह स्थिति अमेरिका की भी नहीं है। और जो ये कह रहे हैं 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बना देंगे, तो इनके मंसूबों को अगर कुचल देना है, समाप्त कर देना है, जड़ से खोद करके इनको 72 हूरों के पास भेजना है, तो उसके लिए भी आपको क्रांतिकारी सजा का प्राविधान, क्रांतिकारी जेल टर्म, और इनके बारे में, जैसे पहले हम लोग कहते थे 47 के पहले, इस तरीके के लोग जब प्रकाश में आते थे, तो जब एक बार जेल जाते थे, तो उनका अंतिम संस्कार ही वही होता था, बाहर लौट के नहीं आते थे। आप देखिए, मेरठ वाला जो फारूक है, वो बाहर आया, दोबारा उसने पेन पिस्टल बनाई। पेन पिस्टल बनाने के बाद उसके बारे में जब मालूम था कि आपको कि खालिस्तानी चरमपंथियों को उसने हथियार सप्लाई किए थे, क्या मजबूरी थी कि इतने जल्दी आपने उसको छोड़वा दिया? मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए कोई माफी का खाना
यह उदार दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं है। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? सर अभी तो हम माफी नहीं लोग होनी चाहिए। सर माफी नहीं होनी चाहिए, इनका जैसे प्रूव हो ना, इनको जेल में डाल के इनका खर्चा पानी क्यों उठाएं? वहां पे फ्रीजर लगाएं, पानी लगाएं, खाना दे, क्यों इतना वेस्ट करना है इन लोगों पे? इनको तो हाँ सर, मेरे को बिल्कुल। चाइना वाला स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, या फिर इनको सीधे शूट एट साइट या फिर फांसी पे लटकाओ। सर जब आप कहते हैं ना भय भिन्न होए न प्रीत, जब तक 2 4 10 एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे तब तक डर नहीं बैठेगा। इनको क्या है, अरे हम तो आराम से जेल में बैठ के, जेल में सर आज के डेट में फोन भी अवेलेबल है, जेल में आजकल खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है, जेल में नेटवर्किंग बड़ी तगड़ी होती है, पीआर तो सर जेल में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि सब वो एक ही टाइप के लोग वहीं बैठते हैं। तो वहां से जो नेटवर्किंग निकल कर आती है वो बाहर की नेटवर्किंग को भी फेल कर देती है। जेल की तो हालात ये है हमारे यहाँ। और जेल में क्या नहीं मिलता है, जो सब मूवीज में दिखाते हैं सब कुछ झूठ नहीं होता है, बहुत कुछ सच भी होता है। जेल में ही इनकी जबरदस्त और नेटवर्किंग हो जाती है। बाहर आके जो काम इन्होंने पहले शायद 2 करते रहे होंगे, उसके बाद ये 8 और 10 करने लग जाते हैं। तो इनको जेल क्यों, प्रशासन का काम बढ़ाना, खाना बढ़ाना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना, सर एक ही बार में निपटा देना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है, मतलब मेरी मासूम थिंकिंग ये है। नहीं गायत्री जी, हम लोग कानून से चलते हैं, भावना में बहना नहीं चाहिए। उसमें भावनात्मक निर्णय नहीं, तार्किक और कानूनी निर्णय होना चाहिए। लेकिन कानून इतनी सक्षम है और समर्थ है कि उसको मूर्त रूप देने में, जैसे अमेरिका है, चीन है। मैं तो यही चाहूंगा कि अमेरिका और चीन के मिले जुले मॉडल को जो चीन और अमेरिका कर रहे हैं वही भारत को भी करना चाहिए, पूरी तरीके से वही करना चाहिए। इनके बिल्कुल एक तरीके से अगर आप ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को अगर आप रौब नहीं देंगी, तो ये मान के चलिए कि अभी तो आपने एक छोटा सा नमूना 15 दिन का लिया है। 15 दिन का कहा, 7 दिन का नमूना या 6 दिन का नमूना। मुझे ये लगता है कि अगर आप इसको कंप्यूट जरूर कर लीजिएगा, ये 5 6 दिन से ज्यादा का नहीं है। इसमें भी अगर आप देखें कि अगर यही चीज 365 दिन अगर चलेगी, तो इनको फन कार के खड़े होने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। इसलिए देश को चाहिए कि जो चाइना का जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो पॉलिसी है, उसी के अनुरूप हमें भी करना होगा। इसराइल की पॉलिसी हमें करनी होगी। राष्ट्र विरोधी तत्व के रहने का भारत में कोई स्थान नहीं है, ये चीज स्पष्ट हो। इंडिया फर्स्ट। अब भारत में राष्ट्रीय तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मानवाधिकार बाद में आएंगे, पहले राष्ट्राधिकार आएगा। मानवाधिकार मानवों के लिए है, राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए, दानवों के लिए मानवाधिकार नहीं है। इसीलिए मैं ये निवेदन करूंगा। और अभी क्या है, अभी तो जब ये मुकदमा लड़ने जाएंगे तो तमाम स्वयंभू संस्थाएं, एनजीओ और आंसू बहाने वाले अपनी बाल्टी और नैपकिन लेके खड़े हो जाएंगे कि ये बेचारे हमारे, देखिए, बेगुनाह नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको जलील किया जा रहा है। इसके बाद ये छूट जाएंगे। अब ये साहब मेरठ वाले छूट के आए तो थे, और छूट करके जो बेगुनाह नौजवान आए थे, फारूक साहब, वो इतने बेगुनाह थे कि दोबारा पेन पिस्टल बनाने लगे, पुराना अपना वही राष्ट्र विरोधी एजेंडा चालू कर दिया। तो इस बेगुनाही का क्या सबूत है? मैं फिर कहूंगा कि अगर यूएपीए का मुलजिम दोबारा पकड़ा जाता है तो आजीवन कारावास, यूएपीए को रिवाइज करने की जरूरत है। और इस तरीके का उदार दृष्टिकोण अगर आपने कहा, वो देश हित के बिल्कुल विपरीत है। मैं ये चाहूंगा कठोर से कठोर सजा दी जाए ऐसे लोगों को। और जो ऐसे चरमपंथियों की वकालत करने पहुंच जाते हैं, और आज मैंने सुना तौकीर रजा खान की के बारे में कि बहस की सुनवाई कल के दिन हुई थी या परसों के दिन हुई थी हाई कोर्ट में, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। ये भी बड़े अलमबरदार थे कि जो हमारे नौजवानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। तो जो समझते हैं कि राष्ट्र विरोधी तत्व उनके नौजवानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनके चश्मे से देखें तो राष्ट्र विरोधी तत्व जो है उनके नौजवानों पे जुल्म हो रहा है। तो इन नौजवानों को अपने यहाँ रख लें, अपने कलेजे से लगा के रखें, अपने घर के अंदर। घर के बाहर कदम रखेंगे तो ये देश देख रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ साथ आपको भी निपटा दिया जाए। ये ऐसी बेहूदगी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि भारत 1 वर्ष प्रतीक्षा करेगा, उसके बाद जो कानून मैंने आपसे कहा है ना, बहुत जल्द ऐसे कानून आ जाएंगे कि करना तो छोड़ दीजिए, सोचना भी आपके लिए हराम हो जाएगा कि अगर आपने राष्ट्र विरोधी तत्व या भारत विरोधी गतिविधियां की। क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, ये चेतावनी नहीं। मुझे खुशी है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज आपने वार्ता शुरू की, क्योंकि जो ऐसी बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, जो खतरनाक घटनाक्रम चल रहे हैं, उसके लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक कानून आने चाहिए। ऐसे कानून होने चाहिए कि इन चरमपंथियों की कमर टूट जाए। ये दिन में भी या रात में भी करना तो छोड़ दें, सपना भी न देखें। लेकिन अब आप समझ लीजिए आपका काम कितना है। ये जन विरोधी है। ये
अल्पसंख्यक विरोधी है, ये फलाने विरोधी है। सवाल ये उठता है कि जो देश विरोधी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी है या नहीं होनी, इसका हाँ या ना में जवाब दे दें, क्योंकि अब तक जो कानून आए थे वो निष्प्रभावी साबित हुए, और चूंकि निष्प्रभावी साबित हुए इसलिए प्रभावी कानून की आवश्यकता है। और इसके बाद आप कहेंगे कट्टे तुम बनाओ, जनरल पर्पस मशीन गन तुम लाओ, AK-47 की ट्रेनिंग तुम लो, और रॉकेट लॉन्चर की तैयारी तुम करो, IED तुम करो, और जब मुठभेड़ में मारे जाओ बताइए हमारे गरीब, फिर एक ही बिरादरी के लोग क्यों मुठभेड़ में मारे जाते हैं। इसमें जितना मैंने बताया ये तो चलिए आज आई ओपनर था कि अन्य बिरादरी के लोगों के नाम भी प्रकाश में आए। और जब मैं कह रहा हूं बिरादरीवाद छोड़ दीजिए, हिंदू हो मुसलमान हो किसी बिरादरी क्यों हो, देश के विरुद्ध जो काम करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, बिरादरी का बिना ध्यान दिए। मैं फिर कह रहा हूं बिरादरी का बिना ध्यान दिए, फिर उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता। सर ये भी तो हो सकता है कि वो नाम ही गलत हो, हमें हो जो अभी सकता, मैंने पहले कहा था कि नाम गलत हो, लेकिन बहुत अगर सारे नाम लोग सही हिंदू है, नाम रखते हैं आजकल। नहीं हिंदू नाम रखना एक स्ट्रैटेजी है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भूल गया था इस पॉइंट को। ISI ने ये कहा था कि हिंदू नाम रखा करो, और कई जगह हिंदू नाम रखे भी गए। लेकिन मैं तो उससे आगे एक बात कह रहा हूं गायत्री जी, कि अगर हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, कोई भी हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उसको बराबर किसे, फिर सबके लिए कानून बराबर है, और उसी कानून के तहत इनको भी मटिया मिट करना, चाहे बिरादरी कोई भी हो। सर ये सिचुएशंस बहुत ग्रिम नजर आ रही हैं जिस तरीके से, तो ये क्या, ये अचानक से 2014 के बाद से है या ये पहले से ही थे, अब ज्यादा पकड़े जा रहे हैं? क्योंकि अब मैं बोलूंगी जैसे बोलते हैं ना सैनिटाइजेशन, अब थोड़ा सा ज्यादा पैनी नजर से चीजों को रखा जा रहा है। जी। नहीं पैनी नजर तो रखा ही जा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसीज बहुत एक्टिव हो गई हैं। आप ये कह दें कि ये संक्रमण नहीं था, संक्रमण हमेशा से था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज चूंकि दूसरे लेवल पे अब काम कर रही हैं, इतनी ज्यादा वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट और व्यवसायिक दक्ष हो गई हैं कि अब इनकी कोई खुराफात कोई कर नहीं पाएगा। मान लीजिए जीशान है, 19 साल का है, वो 1 साल की जेल हो गई, फिर जमानत हो गई कि बेचारा नौजवान है, गरीब है, बाहर आ गया। आपका समझ लीजिए जिसकी उम्र 75 साल तक हो, अगर मान लीजिए, तभी तो 55 साल आपकी छाती पे मूंग दलेगा ये। सर अभी तो सोचने वाली ये बात है ना, गरीब है तो टेररिस्ट बनेगा, गरीब है तो IAS IPS डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनेगा, ये इनके यहाँ की सोच है। ये गलत सोच है। अभी तो आपने अल्फला में देख लिया, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर्स, MD MS सब थे। KGMU में जो डॉक्टर्स थे, जो लव जिहाद करते थे, डॉक्टर थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, तो ये डेफिनेशन छोड़ दीजिए। कवर फायर देना और बहाने ढूंढना इससे मतलब नहीं है। आप ये तो दोषी है, निर्दोष है, निर्दोष है हमें आपसे बात नहीं करनी है, दोषी है तो फिर पुलिस आपकी खातिर तवाज़ो करके आपकी इंटेस्टाइन में जो मिसाला है उसके पास तौर तरीके हैं निकाल के बाहर करने के, सूचनाओं के, या जो माल वाला आपने लूटा है देश का, वो हर चीज बाहर आएगी गायत्री जी। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत सख्ती से काम कर रही है इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज, इस वक्त NIA IB सब लगे हुए हैं। एंड व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आपको जहां पर भी इस तरीके की सस्पिशियस गतिविधियां दिखाई दें, इमीडिएटली रिपोर्ट करें। NIA की हेल्पलाइन है, IB की भी हेल्पलाइन है, प्लीज गो फॉरवर्ड एंड डू इट, बिकॉज बहुत बड़े स्तर पर भारत में दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, और एक समुदाय विशेष तो उसी की तैयारी में लगा हुआ है। उनकी पूरी तैयारी सिर्फ इसी में ही रहती है, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, उनको और कुछ समझ नहीं आता है। मेरे से एक सर कारपेंटर ने कहा था, गलती से मैं मिल गई थी, मैंने सोचा का तो कुछ घर का बनवाने के लिए, कहते हमारे यहाँ तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये पंक्चर बनाएगा या कारपेंटर का काम करेगा। एंड आई वाज लाइक वाह, हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर की बात होती है, इनके यहाँ ये वाली बात होती है। तो उनकी सोच बहुत साफ है, उनका एजेंडा बहुत साफ है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और UPI पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू गायत्री जी।